तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट 2022 समाज कार्य की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड में तीन बातों को ध्यान रखेंगे, एक समाज के बारे में, एक मानव व्यवहार के बारे में, एक समुदाय के बारे में। और इसमें आप लोगों से ज़्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से ज़्यादा फैक्ट बनाए जाते हैं यूनिट नंबर सेकंड से। यहाँ से आप लोगों का प्रश्न जो है, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं इस यूनिट से। 8 से 10 प्रश्न इस यूनिट से उठाए जा सकते हैं। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआती जो 1, 2, 3 तीन पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग मान चलिए इस 8 से 10 में से कभी आपको 6 प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, कभी तो 5 प्रश्न भी आ सकते हैं इन्हीं 3 पॉइंट से, ऊपर के ही 3 पॉइंट से। चलिए शुरुआत करते हैं और हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के बारे में। समझने की कोशिश करिएगा, सामाजिक संरचना बेसिकली होती क्या है। सामाजिक संरचना के सबसे पहले इस अवधारणा को विकसित करने वाला या डेवलप करने वाला हर्बर्ट स्पेंसर था। हर्बर्ट स्पेंसर की किताब थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और ये किताब 1985 में लिखी गई थी, 1985 में। उसी समय इसने समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक के रूप में जाना गया। ये हालांकि इस्माइल दुर्खिम ने भी इसे परिभाषित करने में असफल रहे हैं, ठीक है, सक्सेस नहीं रहे हैं इस्माइल दुर्खिम, परंतु सक्सेस कौन हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन सामाजिक संरचना में कुछ कॉन्सेप्ट है, समूहवाद को लेकर अगर हम बात करें, प्रत्यक्षवाद को लेकर बात करें, उन कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो इस्माइल दुर्खिम के नाम आता है। अभी हम देखेंगे उसके बारे में। अब ये होता क्या है, स्पेंसर कहते हैं कि संरचना को बहुत स्पष्ट नहीं कर सके। सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विभिन्न मतभेद रहे, मतलब विभिन्न प्रकार के जो विद्वान थे उन विद्वानों में मतभेद रहा है, ठीक है। और लगभग सभी इस बात को सहमत थे कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य सामाजिक निरंतरता एवं पुनरावृत्ति से, लगभग, है ना, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर विद्वानों ने बताया कि सामाजिक संरचना का मतलब होता है सामाजिक कंटिन्यूअस से, यानी चलने वाली प्रक्रिया से। फिर कहा उन्होंने कि पुनरावृत्ति है सामाजिक संरचना, सोशल जो स्ट्रक्चर है ये पुनरावृत्ति, रिपीटेशन है, ये एक साइकिल है, बार बार रिपीट भी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। तो प्रारंभ रूप से स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भवन की संरचना या बनावट से। 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया। 16वीं शताब्दी तक में इसका अर्थ बदल गया, जो भवन की संरचना था, जो बनावट थी, इसे किसी वस्तु की विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा। कहने का मतलब, चाहे कोई वस्तु हो या कोई कंपोनेंट हो, उन कंपोनेंट के रेसिप्रोकल जो रिलेशन होते हैं, जो परस्पर जो संबंध होते हैं, उसको संदर्भित करने लगा। उसको कहा कि यह सामाजिक संरचना है। तो सामाजिक संरचना का मतलब होता है जैविक संरचना के, अगर हम ध्यान रखें उसमें देखें तो जैसे आप जानते हैं जैविक संरचना, जैसे शरीर की बात अगर हम करें तो हाथ, पैर, मुख, आँख, कान आदि की व्यवस्था से है। तो ये एक संरचना है शरीर की, ठीक है, शरीर की संरचना है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना भी होती है, उसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, कुछ तत्व पाए जाते हैं जिससे सामाजिक संरचना बनती है। जैसे क्रिया प्रणाली पाई जाती है ना, पद प्रणाली पाई जाती है समाज में, आदर्शात्मक प्रणाली पाई जाती है समाज में, पूर्वानुमान की अनुक्रिया पाई जाती है समाज में। जैसे आपको मैंने बताया ना कि एक शरीर को अगर मान लो जो संरचना देखते हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, तो ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना की ये जो मैंने बताया है आपको, जो है पूर्वानुमानित अनुक्रिया, क्रिया प्रणाली, पद प्रणाली, आदर्शात्मक, शक्ति प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सामाजिक संरचना का पार्ट माना जाता है। सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं सबके, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जैविक संरचना के सभी अंगों में जो है मनुष्यों के समान है, उसी इन्हीं जैविक संरचना का आकार जो होता है भिन्न भिन्न होता है। तो सभी सामाजिक संरचना के अंग समान हैं, अर्थात प्रत्येक सामाजिक संरचना में परिवार, धर्म, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, भूप्रदेश आदि देखने को हमें मिलते हैं। तो ये सामाजिक संरचना का पार्ट बनता है। तो अब देखिए परिभाषा है, आप समझ जाएंगे अच्छे से, है ना।
सामाजिक संरचना की परिभाषा किसी को पता है? बताएं अगर किसी को मालूम है सामाजिक संरचना। आई थिंक सर, सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जाल है। नहीं सही है। सामाजिक संरचना मतलब तो सामाजिक संरचना में अंत क्रियाशील भी होते हैं और सामाजिक तत्वों का एक तरह का ताना बाना भी बोल सकते हैं। सामाजिक ताना बाना बिल्कुल सही जवाब है। सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता से है सर। ये भी आपकी सही जवाब है, सही है। सभी लगभग लगभग जो है अपनी स्टेटमेंट को सही दे रहे। देखिए साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। आई थिंक ग्रुप में मैसेज छोड़ा है, काफ़ी बच्चे भी। चलिए समय से सभी लोग जो है ज्वाइन करें, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, हम बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में और इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि इसी विद्वान के बारे में परिभाषा आप बताइए, तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया है कि सामाजिक संरचना जो है एक प्रकार से सामाजिक ताना बाना है, करेक्ट है। सामाजिक अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे से लोग बंधे हुए हैं, ये भी बात सत्य है आपकी। मैं जब डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा सा एक जवाब बताइएगा कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही है। पहली बात आप ज़रूर जोड़ें उसमें। सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंग में मनुष्य ही है। स्वयं संरचना संस्था द्वारा ही परिभाषित होता है और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता होती है, एक क्रमबद्धता। अब बिना समाजकारी क्रम, बिना सिचुएशन से सिस्टमैटिक ढंग से होता ही नहीं। सोशल वर्क सिस्टमैटिक ढंग से किया जाता है, सोशल वर्क। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें और भी पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टालकाट पार्सन्स एक विद्वान है सामाजिक संरचना। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि सामाजिक संरचना परस्पर, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमान, ठीक है, और साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। वही है सामाजिक संरचना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है? आप लोग बताइए जरा एक बार मुझे। हाँ बिल्कुल, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार, है ना। इसका आप लोग खास कर ध्यान दीजिएगा। टालकाट पार्सन्स के बाद और भी विद्वान यहाँ पे हमें हमारे सामने जो है देखने को मिले। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, एक इंगल एक विद्वान का नाम है, ईगल एक विद्वान है, उनका नाम है। इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से परिभाषित किया है, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में इनका कहना है कि अंतः वैयक्तिक संबंध सामाजिक संरचना के अंग हैं, जो कि व्यक्तियों तथा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना के अंग बन जाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। ये ईगल विद्वान का स्टेटमेंट है सामाजिक संरचना में, सोशल स्ट्रक्चर में, ठीक है। याद रखिएगा सोशल स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल परिभाषाएं हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं ईगल महोदय के बारे में। आगे हम बात करते हैं, एक और विद्वान को लेते हैं। फोर्टस एक विद्वान है, फोर्टस का कहना है कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध ही सामाजिक संरचना के अंग हैं और इसमें जिन अंगों का समावेश होता है उनकी प्रकृति परिवर्तनशील और इसमें पर्याप्त भिन्नता भी देखने को मिलती है। ये फोर्टस महोदय का स्टेटमेंट है, ये फोर्स महोदय का स्टेटमेंट है। इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। सामाजिक संरचना और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। मैकाइवर पेज ने क्या बोला है साफ शब्दों में, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मैकाइवर पेज की परिभाषा सामाजिक संरचना में इनका कहना क्या है, स्टेटमेंट। इनका कहना है कि समूह निर्माण के विभिन्न रूप में सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विविध मनोवृत्तियां तथा रुचियों के कार्य जो है प्रदर्शित होते हैं। रुचियों के कार्य जो है यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। ये मैकाइवर एंड पेज का स्टेटमेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा।
इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे भली भांति तरीके से कि किस तरीके से सामाजिक संरचना में मैकइवर एंड पेज ने परिभाषित किया है। ठीक है, क्लियर है। इनका कहना था कि ग्रुप इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स पैराडाइमिक और सोशल स्ट्रक्चर है। ये एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिस्प्ले द वेरियंस एटीट्यूड इंटरेस्ट ऑफ सोशल बीइंग, ये कहते थे मैकइवर एंड पेज। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक संरचना में, सामाजिक संरचना का अगर हम बात करें उसके स्तर के बारे में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके स्तर देखने को हमें मिलते हैं, तो इसके अंतर्गत भी दो टाइप में स्तर जो है जॉनसन एक विद्वान रहे हैं उनके द्वारा जो है बताए गए लेबल। याद रखेंगे ये किसके स्तर हैं, जॉनसन महोदय के स्तर हैं, इसको आप भूलिएगा मत। क्लियर है। एक फंक्शनल सब सिस्टम था, एक फंक्शनल सब सिस्टम था। फंक्शनल सब सिस्टम का मतलब क्या होता था कि प्रत्येक समाज में जो अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे प्रतिमान बनाए गए तनावों को दूर करने की एक्टिविटी हम जो करते हैं, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी फंक्शनल सब सिस्टम कहलाती थी। यानी पैटर्न मेंटेनेंस एंड टेंशन मेंटेनेंस की बात करता था। प्रतिमान को बनाए रखना, तनाव को दूर करना, ये प्रकारात्मक प्रणाली थी। और ये किसने दिया है, जॉनसन विद्वान ने दिया था। ठीक है, जॉनसन ने दिया था। साथ ही साथ इन्होंने अडेप्टेशन की भी बात किया था, अनुकूलन की भी बात किया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उद्देश्य प्राप्ति की बात किया था, एकीकरण की बात किया था। ऐसा ना होने पर वह समाज अपना अस्तित्व और विशिष्ट स्वरूप खो देता, और इसमें प्रत्येक समस्या के लिए एक प्रकारात्मक उप प्रणाली भी होगी। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के लिए समझाया गया है, अर्थव्यवस्था वह प्रकारात्मक उप प्रणाली है जो समाज के अनुकूल से संबंधित है। ये चीज़ें बताएगी। तो ये आप ध्यान रखें केवल इतनी बात कि जॉनसन एक विद्वान है जिसने सामाजिक संरचना के लेवल को बताया था, दो भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम था फंक्शनल और जो दूसरे का नाम था उसका नाम था स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक उप प्रणाली, है ना। अब देखिए वहाँ पर आप देख रहे थे क्या, आप देख रहे थे अभी अभी प्रत्येक समाज में अपने अस्तित्व के लिए समस्याओं का निवारण या आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो रही थी, जहाँ पे प्रतिमान बनाए जाते थे, तनाव को दूर किया जाता था, अनुकूलित किया जाता था, उद्देश्य प्राप्ति की तरफ जाया जाता था, एकीकरण की बात किया जा रहा था। वो बेसिकली आपका फंक्शनल होता है, ये जॉनसन कहते थे। इतना डीप में नहीं आने वाला, परंतु आप इसको ध्यान रखेंगे। संरचनात्मक जो उप प्रणाली थी या समाज की प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। अमूर्त मतलब अब्स्ट्रैक्ट होता है। सर वॉइस चले आ गया, आवाज क्लियर नहीं जा रही है आप लोगों के पास? अब आ गई सर, अभी चली गई। ओके क्लियर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ जो इसी तरीके की हम बात करते हैं, समाज की प्रकारात्मक उप प्रणाली अमूर्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, द फंक्शनल सब सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी और अब्स्ट्रैक्ट कह सकते हो, है ना। अगर हम बात करते हैं जबकि संरचनात्मक उप प्रणाली मूर्त, नहीं अब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे इसको। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मूर्त होता है, कंक्रीट का मतलब होता है अमूर्त। कंक्रीट का, हाँ सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त और कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त। कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द स्ट्रक्चरल सबसिस्टम आर मेड अप कंक्रीट ग्रुप, जबकि संरचनात्मक उप प्रणाली जो है मूर्त मानी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, प्रकारात्मक जो होता है, जो फंक्शनल होता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, और जो आपका अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, संरचनात्मक के बारे में, तो वो आपका कंक्रीट होगा। तो जैसे नातेदारी तंत्र, परिवार, ये परिवार लिखा हुआ है भाई, है ना, याद रखिएगा आप लोग, परिवार। ठीक है, गोत्र वंश समूहों से बना होता है। इसके अतिरिक्त चर्च, शिक्षा प्रणाली आदि की संरचनात्मक उप प्रणालियाँ हैं। संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त एवं वास्तविक होती हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोग जो है इसको ध्यान रखिएगा। जो है जॉनसन के अकॉर्डिंग बात करते हैं सामाजिक संरचना के प्रकार में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना भी होगा टी पार्सन्स के बारे में। आपने जब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा टी पार्सन्स के बारे में, और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए आज, डॉक्टर DS बघेल। सुना है? नहीं सुने? बोला करे थोड़ा बहुत। नाम तो सुना
अच्छा अच्छा, नाम सुना है डॉक्टर डी एस बघेल के बारे में, हाँ बहुत बढ़िया है अगर सुना है तो। मैं आपको बताऊं इनके बारे में थोड़ा सा। डॉक्टर जो है डॉक्टर डी एस बघेल की एक पुस्तक थी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना में विभिन्न भागों में विभाजित भी किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में, किसी को मालूम है उनकी किताब का क्या नाम था? डॉक्टर डी के बघेल के बारे में कहते हैं डी एस अकॉर्डिंग टू द बघेल इज बुक। सर याद नहीं आ रहा, बुक की वजह से इनका नाम याद नहीं। ये सामाजिक संरचना का ही इन्होंने किताब लिखा था। डॉक्टर बघेल ने सामाजिक संरचना की ही किताब लिखी थी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। क्या था उनकी किताब का नाम? पॉलिटिकल सोशोलॉजी। याद रखिएगा इनकी किताब का वो नाम था, है ना, उनकी किताब का नाम था। और ये काफ़ी फेमस भी रहे इस किताब में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वर्ष एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसका वर्ष कब इन्होंने लॉन्च किया था, बट ये किताब याद रखिएगा, एक बार नाम पॉलिटिकल बताना सर फिर से। पॉलिटिकल सोशोलॉजी। पॉलिटिकल इसका सन भी बता दीजिए। सन मैम नहीं अभी याद आ रहा है, सन है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कभी इसने दिया था, लेकिन ये है पॉलिटिकल जो है इसने किताब लिखा था, ठीक है, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, ठीक है। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने देखे तो जो है प्रत्येक पार्सन्स ने भी इस पर विचार डाला कि प्रत्येक समाज में मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया और मूल्य ही सामाजिक संरचना को निर्धारित करता है। और ये जो है ये कई प्रकार के होते हैं। पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना में पाए जाने वाले मूल्यों को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया। तो ठीक उसी की तरह है जिस तरीके से डॉक्टर डी एस बघेल ने बोला था 4 प्रकार के विभाजित किया, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी जो है 4 प्रकार के चर्चा इन्होंने किया था। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में। नंबर 1 था ये जो है यूनिवर्सल सोशल वैल्यू थी, जिसको आप सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहते हो। नंबर दूसरे पे जो था वो स्पेसिफिक सोशल वैल्यू थी, जिसको आप विशिष्ट सामाजिक मूल्य कहते हो। नंबर 3 जो था आपका अर्जित सामाजिक मूल्य था, जिसको आप एक्वायर सोशल वैल्यू कहते हो। और नंबर 4 जो था प्रदत्त सामाजिक मूल्य था, जिसको आप क्या बोलते हो? पेड सोशल वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से आप जो है 4 टाइप के टी पार्सन्स के भी नाम देखते हैं, डी एस बघेल सोशल पॉलिटिकल्स के बुक में लिखा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब सामाजिक संरचना के परिभाषित किए टालकाट पार्सन्स ने तो वो असफल रहे। बस इतनी बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक एक अगर आप चाहें तो जानकारी भी रख सकते हैं एक एक के बारे में कि क्या है सब में, एक एक स्टेटमेंट में क्या क्या इन्होंने कहा है। अगर हम बात करते हैं सार्वभौमिक संरचना वाले में तो इन्होंने कहा कि सार्वभौमिक मूल्य होते हैं और वे मूल्य सभी कालों और समाज के समान रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। तो जैसे कुशलता, क्षमता, बुद्धिमत्ता, सार्वभौमिकता के गुण पाए गए। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आता है पहला टाइप का, ठीक है। बात समझ में आ गई? बता दीजिए एक बार। तो ये आपका यूनिवर्सल जो है आपका हो जाता है अर्जित या यूनिवर्सल एक्वायर स्ट्रक्चर। बात करते हैं अगर हम बात यहाँ पर सामाजिक प्रदत्त संरचना के बारे में, ठीक है, सामाजिक प्रदत्त संरचना के बारे में। तो इनका कहना यहाँ पे था कि दूसरे प्रकार की सामाजिक संरचना जिसका निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है और इस प्रकार का संरचना जो है आदर्शात्मक होता है। देखिए ये कुछ एलिमेंट होते हैं आदर्शात्मक प्रणाली वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एलिमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलिमेंट में अगर हम बात करते हैं जैसे आदर्शात्मकता है एक, ठीक है, क्रिया प्रणाली है आपकी एक, और आपकी पद प्रणाली भी है, शास्त्रीय प्रणाली भी है, हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड टाइप का इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर इज द डेट विच डिटरमाइंड ऑन द बेसिक या बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एंड गिव सोशल वैल्यू। इनका सिंपल सी बात यही थी कि जो है निर्धारण सार्वभौमिक और प्रदत्त सामाजिक मूल्यों पर आधार होता है या उसका बेस बनाया जाता है, इसको बोला जाता है सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विशिष्ट अर्जित संरचना के बारे में। तो इसमें जो है इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के वैल्यूज पाए जाते हैं, एक विशिष्ट पाया जाता है स्पेसिफिक और एक पाया जाता है अर्जित,
ठीक है। तो जहाँ पर इस प्रकार की सामाजिक संरचना पाई जाती है वहाँ पर पारलौकिक मूल्यों पर अधिक महत्व दिया जाता है। पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना को इसके अंतर्गत रखा था। ठीक है। तो यहाँ पे गांव, वंश, परंपरा, परिवार आदि के महत्व देते थे इस वाले में। ठीक है। और एक था आपका विशिष्ट प्रदत्त था, और विशिष्ट प्रदत्त जो है लास्ट था, चौथा था। इसमें जो है रक्त संबंध, स्थानीय समुदाय, सर्वोच्च को महत्व माना जाता था। तो ये विशिष्ट था, ये विशेष टाइप का था, इसलिए इसको अलग से जो है बताया गया, स्पेसिफिक पे चर्चा की गई। तो ये थे 4 आपके ध्यान रखिएगा सामाजिक संरचना में। DS बघेल एक किताब लिखा पॉलिटिकल सोशोलॉजी, और उसके अंतर्गत इन्होंने 4 टाइप बताएं सामाजिक संरचना के, और ठीक उसी प्रकार से 4 प्रारूप तय किए थे सामाजिक संरचना में। उनका नाम था T. पार्सन्स, जिन्होंने कहा कि सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य। ठीक है। तो ऊपर नीचे आप बोल सकते हो, इससे ऐसा कुछ नहीं आएगा कि क्रम में लगाइए आप, है ना, ऐसा इसको कुछ क्रम में सजाया नहीं गया है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसमें यूनिट नंबर 2 में अगर हम देखें तो समुदाय भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा समुदाय और समिति के बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें ब्रीफ में नहीं जाएंगे। समुदाय के बारे में आप सभी लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, है ना। समुदाय क्या होता है? तो समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी निश्चित भू क्षेत्र में रहते हैं, और सभी व्यक्ति आर्थिक राजनीतिक क्रियाओं में भी एक साथ भाग लेते हैं और एक स्वयं इकाई के निर्माण करते हैं। उसे हम एक समुदाय के रूप में समझ सकते हैं। समुदाय के रूप में जैसे गांव होता है, टोला होता है, कस्बा होता है, पड़ोस होता है, ये आपका जो है समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये बात समझ में आई आपको समुदाय की? तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे सभी लोग। और यहाँ पे अगर हम लोग और जिक्र करें समुदाय के बारे में या समुदाय की परिभाषा वगैरह पे थोड़ा सा ब्रीफ में जाएं तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, जैसे देखिए किंग्सले डेविस महोदय ने परिभाषा दिया, कहा कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। मतलब जो भी लाइफ के पहलू हैं, जो भी एलिमेंट हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये किंग्सले डेविस महोदय ने परिभाषा दिया था। किसकी परिभाषा दिया था? याद रखेंगे आप लोग, किंग्सले महोदय की समुदाय की परिभाषा दिया था। समुदाय में इनका एक और स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है समुदाय में, किंग्सले डेविस महोदय का ही। अगर हम चर्चा करते हैं द्वितीयक समूह को लेकर, द्वितीयक समूह के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा अवधारणा किसको देखने को मिली है? कोई बताना चाहेगा? द्वितीयक समूह में किंग्सले डेविस का, यार आप लोग भूल जाते हो, किंग्सले डेविस इज द राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे। तो अ कम्युनिटी इज अ जो है लोकल ग्रुप द कवर ऑल एक्सेप्ट ऑफ सोशल लाइफ, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गिब्सबर्ग की बात करते हैं तो समुदाय एक निश्चित भूभाग में रहने वाले समस्त जनसंख्या है जो सामान्य नियमों की व्यवस्था द्वारा जीवन की अंतःक्रिया को प्रभावित करके साथ साथ रहते हैं, वो बेसिकली भी समुदाय कहलाता है। ये जो है गिब्सबर्ग की बात आती है यहाँ पे। समुदाय में सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए अंतःक्रिया का संबंध हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। समुदाय का निर्माण मुख्यतः स्वजातीय चेतना, ठीक है, और हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना की अगर हम बात करते हैं अवधारणा को लेकर, किस विद्वान ने इस बात को बोला है? तुम आप नाम लगाइएगा। हम की भावना मैकाइवर, बोगार्ड्स का नाम लगाइएगा, है ना। हाँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। स्वजातीय चेतना उस चेतना को कहते हैं जिसके द्वारा समुदाय के सदस्य वह अनुभव करते हैं वे साझे रूप से समान विचार, लक्षण और परिस्थितियों से बंधे होते हैं। ठीक है। तो ये स्वजातीय चेतना के बारे में बात की गई और इसमें भी बेसिकली जागरूकता को इन्वॉल्व किया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं समुदाय की, जो है बोगार्ड्स की एक परिभाषा है, आप चाहें तो इसमें याद भी रख सकते हैं। बोगार्ड्स ने क्या बोला था परिभाषा में? कहा था कि समुदाय, एक मिनट, यहाँ पे बोला था कि समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुँच जाता है, ऐसी बात इन्होंने कहा था बोगार्ड्स ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो निश्चित
जब कभी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के नाम आए या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तो भी बोगार्ट्स का नाम आएगा, जिसमें कुछ मात्र तक अगर हम बात करें तो हम की भावना देखने को हमें मिलती है, हम की भावना हमें देखने को मिलती है। ऐसी परिभाषा में अगर आता है नाम, तब भी आप नाम किसका लगाएंगे? बोगार्ट्स का ही नाम लगाएंगे। क्लियर रहेगा? बताइए। हाँ सर। इस चीज को जो है आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। हाँ, किंगस्ली डेविस ने समुदाय की द्वितीय क्या बताया था? किंगस्ली डेविस को किंग्सली, दो तत्व बताए थे सर, प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। हाँ, इनका एलिमेंट था इसमें, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे किंग्सले डेविस की कि किंग्सले डेविस ने जो द्वितीयक समूह है ना, सेकेंडरी समूह जिसको आप बोलते हो, उसमें भी इनकी एक अहम भूमिका आई है, देखने को मिली है द्वितीयक समूह में। जो कि द्वितीयक समूह में नहीं, प्राथमिक समूह में सबसे ज़्यादा जो है C.H. कूले का नाम आता है, लेकिन द्वितीयक समूह में किंग्सले डेविस महोदय का भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, जिसने प्रादेशिक के बारे में चर्चा अभी बताया है कि समुदाय 2 भागों में डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से इन्होंने जो है द्वितीयक समूह में भी जिक्र किया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तो समुदाय में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें व्यक्तियों का समूह पाया जाएगा, निश्चित भूभाग पाया जाएगा, सामुदायिक भावना पाई जाएगी, साझा संपूर्ण जीवन पाया जाता है, जैसे कॉमन टोटल लाइफ देखने को मिलती है, जैसे नियम, परंपरा, विश्वास, रीति रिवाज आदि जो चीज़ें देखने को मिलती है ना, ये साझा एक प्रकार से कॉमन है जो देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं। तो ये समुदाय की एक प्रकार की विशेषता है। कभी कभी एग्जाम में विशेषताओं को भी पूछ लेता है। अब इसमें डीप में जाने की जरूरत है ही नहीं, आप बहुत सरल है ना। स्वाभाविक विकास होता है समुदाय का, आत्मनिर्भरता है समुदाय की विशेषता। ठीक है, समुदाय की ये जो है आपने अभी जो देखा है 6 टाइप के, ये हमें मिलते हैं समुदाय की विशेषता के रूप में। समुदाय की और भी विशेषताएं हैं, जैसे अगर हम बात करें सामान्य जीवन, व्यापक उद्देश्य एवं बहुत कुछ सामान्य जीवन, नियमों का एक सामान्य व्यवस्था, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, समानता का क्षेत्र पाया जाता है, अस्थायित्व पाया जाता है, मूर्तता समुदाय पाया जाता है, स्वतः जन्म देखने को मिलता है, अंतर समुदाय भी देखने को मिलता है। ये भी समुदाय का ही एक प्रकार की क्या कहलाती है? विशेषता कहलाती है ना। तो समुदाय में कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बना भी दिया जाता है कि समुदाय की बताइए कि कौन कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है। ये भी चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सीमावर्ती एक समुदाय होता है, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी होती है, ये बेसिकली मैकाइवर एंड पेज का आता है। ये नाम आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना। बॉर्डर लाइन का इनका मतलब ये था कि जिसमें समुदाय की कुछ विशेषता तो होती है, समुदाय से ही मिलती है सीमावर्ती समुदाय के, लेकिन कुछ विशेषताएं जो है समुदाय से भिन्न होती है। तो समुदाय की विशेषता के आधार पर जो है सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समुदाय है या नहीं है। तो मैकाइवर पेज ने कहा कि सीमावर्ती इसको समुदाय कहेंगे जो एक्टिविटी निश्चित नहीं करेगी। जैसे अगर हम बात करें जाति हो जाती है, आधुनिक पड़ोस हो जाता है, जेल हो जाता है, तो ये समुदाय सीमावर्ती समुदाय की जो है एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये बेसिकली कभी कभी ना तो समुदाय में आ जाता है, ना ही सीमावर्ती समुदाय में भी आता है। तो ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको दिखती हो, मिक्स टाइप का हो रहा है, तो वो बेसिकली सीमावर्ती समुदाय की उदाहरण मान लिया जाता है, एग्जाम्पल मान लिया जाता है। ठीक है, ये आपका बन जाता है सीमावर्ती समुदाय। सबसे ज़्यादा भूमिका यहाँ पर पूछा जाता है किसका? मैकाइवर पेज का। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी समिति के बारे में। आप लोग ना जो है जूम कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन आप सबकी जूम होती भी है, आप लोग जूम कर लीजिएगा। एसोसिएशन की बात कर लेते हैं हम लोग समिति के बारे में। समिति कितने लोग जानते हैं? समिति बताएं जरा, समिति किसे कहते हैं? एक निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह संगठित किया जाता है उसे समिति कहते हैं। उनका विशेष उद्देश्य होता है, उसी के वजह से ये संगठित किया जाता है। अच्छा, सही है, ये भी आपकी बढ़िया है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं समिति बेसिकली क्या होती है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित की जाती है ना। और इसमें व्यक्ति जो होता है निश्चित उद्देश्य लेकर सम्मिलित होता है कि नहीं। और अगर हम बात करते हैं जब निश्चित उद्देश्य लेकर ये सम्मिलित हो जाता है उसमें, तो इसमें व्यक्ति निश्चित उद्देश्य लेकर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मान लेता है। और समिति जो होती है वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह बन गई कि जहाँ पे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित हो गई। तो छात्र समिति होती है, आपने सुना होगा, व्यापारिक समिति सुना होगा, श्रम संघ सुना होगा, दुर्गा उत्सव समिति सुना होगा, है कि नहीं, गणेश उत्सव समिति सुना होगा आप लोगों ने, मुंबई वाले, है कि नहीं, बताओ सही है गलत? सही है, हाँ।
तो कम्युनिटी आर जो है फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल टू मीट सर्टेन नीड की बात करता है, सर्टेन एक निश्चित उद्देश्य की बात करता है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। और एक निश्चित उद्देश्य की बात करता है, जैसे अगर हम कहें तो डिफाइन करता है पर्पस को, क्या करता है, डिफाइन करता है पर्पस को। अ मीन ऑफ फैथफुल भी कह सकते हो, नीड ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हो। कमेटी जो होती है वो एक ग्रुप, एक कमेटी जो होती है ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होती है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं समिति। तो समिति जो होती है मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन के सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से कर लेता है, किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय से नहीं हो पाती है। तो अतः विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कुछ लोग संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो ऐसे संगठन को समिति कहा जाता है ना। जैसे मैंने अभी नाम कुछ लिया था, देखिए यहाँ पर मिलेगा भी। समिति आर्थिक रूप से हो सकती है, राजनीतिक रूप से हो सकती है भी, धार्मिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, मनोरंजनात्मक हो सकती है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, है ना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मैकआइवर एंड पेज के बारे में। मैकआइवर पेज एक विद्वान है, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे समिति इन्होंने क्या बोला कि सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित होता है। मैकआइवर पेज का कहना क्या था, कहते थे समिति जो होती है सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित हो, है ना, याद रखेंगे। और यहाँ पे कहा है कि समिति जो है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। बात वही है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। सिमिलर है, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो इनका मतलब यही है कि कम्युनिटी आर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर कॉमन पर्पस। बस इतनी बात आप ध्यान रखें। आपका मैकआइवर पेज की परिभाषा समिति में, एसोसिएशन में याद हो जाएगी। बात करते हैं अगर हम लोग जो है बोटोमोर के बारे में। बोटोमोर जो है राज्य समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज है, इनका कहना ये था। बोगार्ट्स महोदय के बारे में बात करें तो समिति से तात्पर्य है लोगों का किसी खास उद्देश्य के साथ साथ कार्य करना। बोगार्ट्स महोदय के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यानी इनका मतलब है एसोसिएशन ऑफ्टन वर्क टूगेदर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। इनका कहने का मतलब यही था कि लोगों के किसी खास उद्देश्य के साथ साथ कार्य करना बोगार्ट्स की परिभाषा बना देते हैं एसोसिएशन की। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, परंतु अगर हम चर्चा करें तो ये जो मैकआइवर पेज है, बोगार्ट्स हैं, यही दो विद्वान जो है इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। बात करते हैं समिति की विशेषताओं के बारे में। तो इसके विशेषताएं कुछ देखने को हमें मिलती है। जैसे हम बात करें व्यक्तियों के समूह देखने को मिलता है, निश्चित उद्देश्य मिलता है, एक औपचारिक संगठन देखने को मिलता है, ऐच्छिक सदस्यता देखने को मिलती है, अस्थायी प्रकृति मिलती है, साध्य ना होकर साधन मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, विशेषताएं मानी जाती है। साध्य और साधन में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, साधन एक प्रकार का हम जहाँ पे यूज़ करते हैं किसी के बनाने के लिए। आप यहाँ पे देख लीजिए, समिति स्वयं से साधन ना होकर उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, ना कि, ध्यान रखिएगा, साधन ना होकर उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन है या साध्य का पार्ट बन जाता है। फिर जैसे यदि साधन है, साध्य नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है ना। साध्य का मतलब क्या बनेगा, किसी साधन के योग्य, नहीं कहते आप लोग। साध्य का मतलब क्या होगा, साधन के योग्य, जहाँ पे आप जो है पार्टिसिपेशन की बात भी कर सकते हैं, है ना। साध्य का सीधा सा अर्थ आप निकालिए, पूर्णता संभव से। उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया साधन। साध्य जिसे कोई व्यक्ति पाना चाहता है वो साध्य है, सिंपल बात में, जिसे कोई व्यक्ति पाना चाहता है वो साध्य है। लक्ष्य हासिल करने का उपाय या और यंत्र की बात करते हैं, जहाँ पे आप रिसोर्सेज लगाते हैं, टीएलएम वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो आपका साधन है। क्लियर हो गया मैडम? सर, जिसके जरिए साध्य को पाया जा सके वो साधन है। हाँ, वो साधन है। तो ये आपका जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से हमारे देखने को कुछ मिलते हैं, क्या विशेषताएं देखने को मिलते हैं। तो विशेषताओं को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विशेषताएं इंपॉर्टेंट मान ली जाती, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं।
ठीक है। तो समिति जो होती है व्यक्तियों का एक समूह होता है, इसको ध्यान रखेंगे। समिति सहयोग पर आधारित होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। समिति में संगठन पाया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। समिति जो होती है वो विचारपूर्वक स्थापित होती है या स्थापना की जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। समिति जो है मूर्त संगठन मानी जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समिति अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या होता है भाई, कि समिति जो है प्रकृति अस्थायी है। समिति की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, और जैसे इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तो समिति समाप्त हो जाती है। समिति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हाँ, इसलिए उसको अस्थायी समिति कही गई है। उसके बाद समिति जो है साधन है, ना कि साध्य है। समिति का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। लेकिन समिति का निर्माण ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अन्य साधनों से भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि साध्यता होकर साधन है, या समिति साधन है, साध्य नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समिति के कुछ विशेषताएं थी, आपने देखा। और अगर हम बात करते हैं समिति और जो है समुदाय में अंतर की बात, थोड़ा सा अंतर की बात कर लेते हैं। तो समुदाय एक बड़ा जो है मानव समूह होता है, जबकि समिति अपेक्षाकृत कम सदस्य होते हैं, ये बात आपको मालूम है। समुदाय एक निश्चित भू क्षेत्र होता है, जबकि समिति भू क्षेत्र से बधी नहीं होती है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, जबकि समिति की विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, या आप कह लीजिए कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। समुदाय का विकास स्वतः होता है, जबकि समिति का विकास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्टिफिशियल रूप से या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ना, क्योंकि वो लास्ट में समाप्त हो जाती है समिति, है कि नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल मानी जाती है। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, जबकि समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय जो होता है प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से कार्य करती है, जबकि समिति निर्मित नियमों के माध्यम से कार्य करती है। समुदाय में हम की भावना का एक एलिमेंट पाया जाता है, जबकि समिति में हम की भावना का एलिमेंट नहीं पाया जाता। अगर हम की भावना का एलिमेंट पूछता भी है तो बोगार्ट्स का नाम आप ध्यान रखेंगे, और एग्जाम में आया भी एक बार का। सर समिति, क्योंकि समिति जो है वो औपचारिक संगठन है और समुदाय का अनौपचारिक, ये भी आप कह सकते हैं ना, ये भी अनौपचारिक का संगठन माना ही जाता है। भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप उत्तर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संस्था के बारे में। संस्था बेसिकली क्या होती है। संस्था आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो है संस्था और समिति का एक ही अर्थ लगाया जाता है कहीं कहीं पर। तो संस्थाएं जो होती हैं नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था मानी गई है, या अमूर्त होता है, ध्यान रखेंगे। जब एक ही इकाई की व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं तो उसे समिति कहते हैं, लेकिन जब उसे एक निर्धारण या मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था हो जाती है। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया आदि सदस्यों के रूप में समिति है, लेकिन कार्य प्रणालियों के रूप में अगर हम बात करें तो वह एक संस्था है ना, याद रखेंगे ये भी। अच्छा, किंग्सले डेविस ने यहाँ पे क्या बोला, कहा कि संस्था जनरीतियों और रूढ़ियों की एक ऐसा संगठन है। क्या बोला है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि संस्था जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन है जो अनेक कार्यों से करती है। संस्था जनरीतियों के बारे में हालांकि नाम आता है उसका समरण, हाँ समरण का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने परिभाषित के रूप में इन्होंने जो है जनरीतियों को रिप्रेजेंट किया था। जनरीतियाँ मतलब होता है फोक बेस, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये संस्था की हम बात कर रहे हैं, संस्था है ना की बात हम कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। संस्था यहाँ पे देखिए द्विविकासी क्रम, अब यहाँ पे नाम आएगा WG समरण का नाम। देखिए जब द्विविकासी क्रम की चर्चा हम लोग करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने समरण महोदय ने एक किताब लिखा था फोकवेज, जिसको हम कहते हैं संस्थाओं का चरम जनरीतियाँ से संबोधित किया था इन्होंने फोकवेज में। समरण का नाम जानते हैं आप सभी लोग ना, बोलिए। जी सर। हाँ, समरण एक ऐसा विद्वान है, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट विद्वान है, एग्ज़ाम में ये पृष्ठ को भी लेकर आता है, आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, है ना। इसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को एक बार पढ़ा चुका हूँ, कुछ बच्चे को शायद पहली क्लास हो रही है ना, बताइए। हाँ सर, पढ़ा चुके हैं पर ज़्यादा डिटेल में नहीं था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो आप बताया हुआ है।
हाँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिएगा दोबारा से भी। तो समरण ने इस तरीके से एक किताब लिखा, उसका नाम था फोकवेज, और ये किताब इन्होंने लिखा था सन 1906 में। कब? 1906 में इन्होंने किताब लिखा और चरम जनरीतियों से इनको संबोधित किया। इसके जो है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो विचार या क्रिया की पुनरावृत्ति जब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो उसे हम हैबिट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जनरीतियों के बारे में चर्चा किया। सबरन ने अगर हम बात करें तो व्हाट सोशल क्लासेस पोन टू ईच अदर की बात भी अगर कोई विद्वान करता है तो वो समनर ही है। लेकिन हालांकि वो किताबें अभी तक नहीं आ रही है एग्ज़ाम में, इस फोकवेज ही आया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो है जनरीतियाँ के अंतर्गत व्यवहार के तरीके और शिष्टाचार आदि के आते हैं जो लोगों के बाध्य तो नहीं होते, लेकिन ऐसा करने पर अपेक्षा समाज ज़रूरी करता है। तो जनरीतियाँ सामूहिक कल्याण की भावना एवं नैतिकता के या एथिक्स जुड़े होते हैं। इसमें लोकाचार को बदलता है। ये होता है आपका बेसिकली फोकवेज या जनरीतियाँ, ऐसा हम इसको कहते हैं। 1906 में ये लिखा था। बात करते हैं यहाँ पे अतीत से जुड़ी जनरीतियाँ की प्रथा कहते हैं अतीत में, है ना। और प्रथा का अनुपालन इसलिए करते हैं कि अतीत में ऐसा आया है। आपने देखा यहाँ पे एलेक्स इंकेस के अकॉर्डिंग तो जनरीतियाँ को वैकल्पिक रूप में प्रथा कहा गया है। इन्होंने वैकल्पिक रूप में प्रथा कहा जाता है। और फोकवेज, ठीक है, फोकवेज अल्टरनेटिव कॉल्ड कस्टम की बात किया इन्होंने। किसी देश के कानून निर्माण में प्रथा का बहुत ही महत्व होता है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी प्रथागत कानून पाए जाते हैं जातीय समाज में, तो प्रथा ही कानून के रूप में जो है कार्य करता है, प्रथा के रूप में काम करता है। और यहाँ पर एक और नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है रूथ बेनिडिक्ट के बारे में। इसका नाम आप लोगों ने शायद एग्ज़ाम में भी देखा होगा। देखा है या नहीं देखा है, एक बार बताएं जरा। देखा है सर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रूथ बेनिडिक्ट के बारे में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, पैटर्न ऑफ कल्चर, वेरी गुड, पैटर्न ऑफ कल्चर सन 1934 में, शाबाश। इनकी किताब बहुत ज़्यादा फेमस रही है। सन 1934 में पैटर्न्स ऑफ कल्चर के बारे में इनकी एक किताब आई थी। द रेसेस ऑफ मैनकाइंड की एक किताब आई थी सन 1943 में। तो इनकी दो किताबें रही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस रही थी पैटर्न ऑफ कल्चर वाली बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। रेसेस वाली रिपीट कर दीजिए। अच्छा, पैटर्न्स, रुक जाइए मैं बता देता हूँ, एक बार लिख दे सभी बच्चे। पैटर्न्स ऑफ कल्चर कब? 1934 में। एक किताब उनकी ये थी और एक किताब थी द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, और ये थी 1943 थी। ठीक है, ये दो किताबें इनकी थी। हालांकि किताबें इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन ये दो किताबें जो है यूजीसी में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। इनका कहना था कि प्रथा वह चश्मा है जिसके बिना देखा नहीं जा सकता है। इनका स्टेटमेंट थी, परिभाषा थी। ठीक है, फिर पार्सन्स ने कहा कि समाज के अस्तित्व के लिए 5 मूलभूत जो है संस्थाओं में चर्चा की गई, जैसे परिवार होता है, अर्थव्यवस्था होता है, राज्य व्यवस्था होता है, शिक्षा होता है, धर्म होता है। तो ये 5 ऐसे पार्सन्स के मूलभूत संस्थाओं में चर्चा किया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा संस्था में भी। ठीक है, लेकिन आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो इन्होंने धर्म को लिया, धर्म बेसिकली क्या है, ये जिसे धार्मिक संघ है। तो धार्मिक संघ एक प्रकार की समिति है। धर्म जो है आपकी विशेष संस्था के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब परिवार की बात करते हैं, बात को समझने की कोशिश करिएगा। परिवार एक समिति है आपकी, लेकिन विवाह, घर, उत्तराधिकार आपका क्या बन जाती है, एक संस्था बन जाती है यहाँ पे, है ना। इस तरीके की जो है परिभाषा के रूप में जिक्र करने वाले विद्वान यही रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आती हैं। समनर के 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। इन्होंने कहा कि स्वतः निर्मित होता है, एक निर्मित होता है। स्वतः निर्मित का मतलब था कि इसकी उत्पत्ति लोकाचार से होती है और इसकी उत्पत्ति अचेतन रूप से भी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें संपत्ति, विवाह, धर्म आदि की बात करते हैं तो वह स्वतः निर्मित होता है। एक प्रकार से स्वतः निर्मित, ये संस्था के बारे में बताया कि जो संस्था है वो स्वतः निर्मित होती है। एक बोला कि निर्मित होती है, तो जो निर्मित होगी वो निश्चित उद्देश्य के लिए होती है।
वहाँ पे चेतन रूप से वो संगठित होती है। जैसे अगर हम बात करें स्कूल, कॉलेज और बैंक के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्कूल जो है, अगर हम कॉलेज की चर्चा करते हैं, कॉलेज तो कॉलेज एक समिति के रूप में आती है। ये जब सामाजिक संस्था के प्रकार में हम देखते हैं तो वो एक समिति के रूप में आती है कॉलेज वगैरह, है ना। लेकिन कॉलेज के अंतर्गत जैसे भाषण हुआ, परीक्षा प्रणाली हो गई, ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, संस्था के रूप में आती है, जिसमें शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी इत्यादि चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये 2 टाइप का आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग स्वतः निर्मित, और जाहिर सी बात है स्वतः निर्मित धर्म हो सकता है, विवाह हो सकता है, संपत्ति होती है, ऐसा मानना है समनर का, ठीक है, ऐसा मानना है ना, स्वतः होती है ऑलरेडी। बात करते हैं बेलार्ड, एक इन्होंने संस्था के 2 प्रकार बताए। बेलार्ड महोदय ने भी संस्था के 2 प्रकार कहा कि एक मूलभूत संस्थाएं होती है, एक सहायक संस्थाएं होती है। जो मूलभूत होती है वो बेसिकली सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक मानी जाती है, जैसे परिवार, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, ये मानी जाती है, इसको मूलभूत कहा इन्होंने। एक सहायक संस्था होती है, यह समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं मानी जाती, जैसे कि मनोरंजनात्मक संस्थाएं, ये सहायक होती है। तो जहाँ पर आपको किसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता नहीं है, वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूट कहलाता है। जहाँ पर व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता है उसको बोला जाता है बेसिक इंस्टीट्यूट, जिसको हम बात करते हैं किस रूप में, आप धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था में रूल रेगुलेशंस होते हैं, नियम होता है, तो इसीलिए इसको बेसिक कहा गया। ये बेलार्ड का अभी तक पूछा नहीं गया है, परंतु आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें अगर हम बात करें कुछ संस्था की जो है विशेषताएं देखने को मिलती हैं, संस्था की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? बताइए विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं। संस्था की विशेषता देखिए, रीति रिवाज के कार्य प्रणालियों की व्यवस्था करता है। संस्था एक निश्चित उद्देश्य की बात करती है। निश्चित उद्देश्य का मतलब क्या था कि मतलब प्रत्येक संस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं कि नहीं होते। आपने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, उस इंस्टीट्यूट में आपके कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य के अभाव से संस्था अस्तित्व में होती ही नहीं। जब उद्देश्य होंगे उसके कि भाई आप डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप वृद्ध व्यक्तियों पर काम कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, संस्था की विशेषता कहलाती है। तो ये चीज़ें कन्फर्म है कि निश्चित उद्देश्य होता है। सुस्पष्ट उद्देश्य बात भी वही होता है। हाँ, अमूर्त भी देखने को मिलता है हमें, है ना, वो भी है। अभी उद्देश्य पूर्ति का साधन होती है। बिल्कुल भाई, साधन ही है ना, ये संस्था तो। हाँ, होती है सर। बिल्कुल सही। और संस्कृति का वाहक भी होती है ये। संस्कृतियों का वाहक का मतलब क्या था, संस्थाएं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि परिवार एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, बात को समझने एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात किया यहाँ पे एज अ लॉजिक लगा के। तो जब हमने कहा कि यह एक संस्था है, तो आप समझिए कि संस्कृति का हस्तांतरण वो करेगी कि नहीं करेगी। अगर संयुक्त परिवार में देखा जाए, एक गांव में एक बड़े बुजुर्ग जो होते हैं मुखिया होते हैं, तो उसके बाद अगर वो मान लीजिए नहीं रहें, तो उसके बाद उस घर में जो बड़ा होगा वो मुखिया बन जाता है। ये संस्कृति का वाहक कहलाती है, ये कारण है ना। ठीक है, युद्ध जितने हुए थे आप देख लीजिए, युद्ध को पृथ्वीराज चौहान मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। उनके पिताजी के बारे में सुनिए, कि दादाजी के बारे में सुनिए, देखिए कहानी पर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि संस्कृति का वाहक होती है। अमूर्त प्रकृति, किसी बच्चे ने बोला था, बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया था कि रीति रिवाज और कार्यप्रणालियों का एक गुच्छा है जो दिखाई नहीं देता, अतः वह अमूर्त भी माना जाता है संस्था। अस्थायी प्रकृति भी होती है, व्यवहार का कोई तरीका जब लंबे समय तक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देता है तभी वह संस्था का स्वरूप जो है ग्रहण कर लेती है, प्रकृति अस्थायी मानी जाती है ना। जाहिर सी बात है, कोई आपने इंस्टीट्यूट खोला है तो उसमें आप सोचेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी विशेषताएं आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेता है, निश्चित नियम भी होता है, प्रतीक भी होता है संस्था का। आप प्रतीक का मतलब समझ ही रहे होंगे, सिंबल जिसको आप लोग बोलते हो। कोई इंस्टीट्यूट अगर आप जाइए तो है ना, उस इंस्टीट्यूट का सिंबल भी होता है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा संस्था और समिति में अंतर को लेकर, थोड़ा सा है ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं भाई समिति क्या है और संस्था क्या है। अब यहाँ से जो है स्पष्टीकरण आप लोगों को हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है, आप ध्यान से बिंदुओं को विचार करिएगा, कि समिति व्यक्तियों का संग्रह है जबकि संस्था नियमों का संग्रह माना जाता है। समिति किस चीज़ का है, व्यक्तियों का समूह माना गया था, लेकिन यहाँ पे नियमों का समूह माना गया है संस्था को।
बिना ऐसा थोड़ी है कि आप किसी संस्था में जॉब कर रहे हैं या कोई संस्था है तो बिना नियम का ही चलेगा, आज जब मन में आया तभी गए, जब मन में आया चले आए घर पे, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी काम, है ना। बात करते हैं समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त होती है। समिति जो है अगर हम बात करते हैं वो निर्मित भी की जाती है, जबकि संस्था निर्मित अगर करती है तो एक निश्चित उद्देश्य करती है ना। समिति जो होता है अस्थायी प्रकृति की होती है, जबकि संस्था अपेक्षाकृत अस्थायी होती है और यहाँ पे अपेक्षाकृत होगी, अस्थायी होगी। समिति निश्चित और जो है समिति में निश्चित और समिति लक्ष्य निश्चित होता है, जबकि संस्था में समिति के लक्ष्य को प्राप्त करने के नियम रूपी साधन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं समिति को किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है, जबकि संस्था को निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। समिति व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देती है, जबकि संस्था सामूहिक हितों को अधिक महत्व देती है। आपको ये मालूम होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत सरल हैं, इसमें कुछ है भी तो नहीं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे सामाजिक परिवर्तन को। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। सोशल चेंज के सिद्धांत या सोशल चेंज के लिए जरा मुझे बताएं, जरा सोशल चेंज होता क्या है, सामाजिक परिवर्तन। सर जब समय के साथ आधारभूत जो रचनाएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन और उसको मॉडर्नाइजेशन भी बोला जाता है, रीति रिवाज होते हैं, मापदंड होते हैं, मूल्य उनमें जब आधारभूत परिवर्तन हो जाते हैं तो ठीक है, ये भी सही है। देखिए एक आपने अभी भी नाम सुना है प्रकारात्मक और संरचनात्मक उपश्रेणी के बारे में। अभी मैंने लास्ट में बताया थोड़ा सा अस्तर को लेकर बात किया था शुरुआत में, जॉनसन का नाम लिया था, याद होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे सामाजिक संरचना में जॉनसन ने बात कही थी, तो जॉनसन की ने एक परिभाषा दिया था सामाजिक संरचना में। इसने अपने ही परिभाषा को तय, क्योंकि इसने सामाजिक संरचना के बारे में अस्तर बताए थे, 2 अस्तर होते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। बस ये जॉनसन महोदय की परिभाषा थी। सामाजिक परिवर्तन में अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ, सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ, ये परिभाषा अगर हम बात करेंगे तो गिन्सबर्ग की परिभाषा कहलाएगी। सामाजिक परिवर्तन क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा कही गई। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन करने की बात करता है। समाज में हमारे सभी व्यवहार किसी न किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होते हैं। हम अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार कुछ चीज़ों को अच्छा समझते हैं और कुछ को बुरा समझते हैं। विभिन्न आयु, लिंग, नातेदारी, प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से हमारे संबंध अलग अलग तरह से होते हैं। इस प्रकार जब कभी भी इस सामाजिक नियम, कानून और मूल्यों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के तत्व स्पष्ट होने लगे, तब आप समझ जाना कि ये सामाजिक व्यवस्था का रूप बदल रहा है और यही आपका कहलाएगा सामाजिक परिवर्तन। आप ही लोग देख लीजिए, अपने आप को उठा लीजिए। ऐसा तो है कि नहीं कि आप एक लेवल की बात करते हैं तो वो आप अपने हम उम्र के बच्चों के साथ करें। हो सकता है अपने बड़ों के साथ नहीं करते होंगे, हो सकता है आप अपने छोटे के सामने नहीं करते होंगे, तो वही तो है परिवर्तन, वही तो परिवर्तन है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके बच्चा भी देखेगा, घर में जो भी बेबी है वो भी देखेगा, उसी तरीके से वो भी बिहेवियर करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसमें जो है सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। एक आपका साइकिल सिद्धांत रहा जिसको आप चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सामाजिक परिवर्तन का एक रेखीय सिद्धांत था। पहले आप 2 सिद्धांतों को देखिए, उसके बाद और भी सिद्धांत आने वाले हैं। परिवर्तन के उद्विकासी और चक्रीय व्यवस्था के बाद विद्वानों ने किसी एक ही कारक में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। परिवर्तन का निर्धारणवादी व्याख्या प्रस्तुत किया गया। मार्क्स और वेबलिन ने प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारकों में, अकबर ने संस्कृति को, मैक्स वेबर ने धर्म को और माल्थस एवं सैडलर ने जनसंख्यात्मक कारकों को सामाजिक परिवर्तन का उत्तरदायी ठहराया था। तो एक एक लाइन में 3-4 पॉइंट है। एक है आपका सामने अभी भी आप देख रहे हैं, मार्क्स और वेबलिन ने क्या बोला सामाजिक परिवर्तन को? प्रौद्योगिकी और आर्थिक कारक। अकबर ने क्या बोला था? संस्कृति को लेकर।
मैक्स वेबर ने क्या बोला था? धर्म को लेकर। और माल्थस और सैडलर ने क्या बोला था? जनसंख्यात्मक कारकों को लेकर। ये परिवर्तन है। ये 3-4 विद्वान एक फैक्ट के रूप में, एक परिभाषा के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। यूजीसी में बड़ा सा लंबा चौड़ा लिखेगा, और लेकिन वहाँ पे केवल 1-2 शब्द ही जोड़ेगा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी कारक। समझ जाना, मैक्स और वेबलिन की परिभाषा है। अकबर ने किताब भी लिखा था, आपको मालूम होना चाहिए, 1922 में 19 सोशल चेंज। हाँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन का एक चक्रीय सिद्धांत यहाँ पे बात करते हैं, तो जहाँ पे चक्रीय सिद्धांतकारों के अनुसार समाज में परिवर्तन एक चक्र में होता है। जहाँ हम प्रारंभ से होते हैं वहीं घूम फिर कर पुनः वापस पहुँच जाते हैं, ये सामाजिक परिवर्तन हो गया है ना। जहाँ से आपने सीखा था फिर दोबारा आप वहीं आ जाते हैं, ये सामाजिक परिवर्तन है, तो चक्र में होता है। कहने का मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहले आपकी क्या आती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, बाद में भी आपके ये रिपीटेशन होता है, फिर सर्दी, गर्मी, वर्षा, है ना, ये रिपीट। जिससे दिनों की बात करते हैं तो भाई जैसे दिन क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिर दोबारा से भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक चक्र के रूप में चला। यही सामाजिक परिवर्तन है। इस तरीके की बात कही गई चक्रीय सिद्धांत में। इसमें अगर हम बात करते हैं कि स्पेगलर का सिद्धांत रहा, काफ़ी फेमस रहा। इन्होंने सन 1917 में एक किताब लिखी, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट करके। ये किताब जो थी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की आलोचना करने पर थी। बेसिकली सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जहां हम प्रारंभ से होते हैं, घूम फिर कर पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। यही बात स्पेगलर के सिद्धांत में भी देखने को मिला, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट की किताब में। बात करते हैं टॉयनबी के सिद्धांतों को लेकर। टॉयनबी के सिद्धांत में कहा इन्होंने कि सन 21वीं सभ्यताओं का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने किताब लिखा द स्टडी ऑफ हिस्ट्री करके। टॉयनबी हॉल नहीं है, अर्नोल्ड जे टॉयनबी। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने कहा कि चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत है। बोला प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ की प्रकृति और मानव चुनौती दे सकती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति का अनुकूलन होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी उसकी हो जाएगी। अर्नोल्ड जो है, अर्नोल्ड क्या नाम था इसका? अर्नोल्ड टॉयनबी का। टॉयनबी, हाँ। पेरेटो का एक सिद्धांत था। पेरेटो ने भी चक्रीय सिद्धांत में इन्होंने अभिजात वर्ग को परिभ्रमण की सिद्धांत बोला, और इनकी किताब थी माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी किताब थी पेरेटो की, याद रखिएगा। और सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के आधार पर समझाया था, और बताया था कि समाज 2 वर्ग में होता है, एक उच्च होता है, एक अभिजात वर्ग होता है। उच्च वर्ग को ही अभिजात कहा जाता है, और निम्न वर्ग एक हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आई? बता दीजिए एक बार। जी सर। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। द माइंड एंड सोसाइटी की किताब इन्होंने सन 1916 में इस किताब को लाया था। ठीक है, याद सर रखिए। टाइम भी कब आई थी सर? माइंड स्टडी, सॉरी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री 21 सभ्यताओं के अकॉर्डिंग, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, है ना, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरेटो ने यहाँ पे चक्रीय सिद्धांत में जो है 3 ऐसे शब्द भी बताए थे। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। राजनीतिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, और आदर्शात्मक, 3 ऐसे क्षेत्र हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 3 ऐसे क्षेत्र हमें मिल जाएंगे। बस आप इन तीनों क्षेत्रों को में से कभी पूछ लेता है कि बताइए इसमें पेरेटो का कौन सा है ना। और सेरोकिन कर दीजिए एक बार जी, राजनीतिक राजनीतिक समझा दें आपको? नहीं, रिपीट कीजिए क्षेत्र जो बोले ना आपने, वो अच्छा। रिपीट कीजिए। एक है आपका राजनीतिक सर, एक आपका है आर्थिक, एक है आपका आदर्शात्मक। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे आपको देखो, मैं इसलिए डीप में नहीं जा रहा हूँ, फ़ायदा कुछ नहीं होगा डीप में जाने से हम लोगों को, है ना, क्योंकि वही चीज़ आती है, इसमें पूछा जाता है हमेशा। एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम में केवल पूछ लिया जाता है किस पे इसने बात किया है, किस पे बात नहीं किया है ना, वही चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक विद्वान जो है सोरोकिन के बारे में, आपने नाम सुना भी होगा सोरोकिन के बारे में। सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी जिसको कहा जाता है,
ये किताब जो आई थी, ये किताब आई थी 1959 में, 1959 में। आप इसको नोट कर लीजिए। शेरोकिन ने ये किताब तो दिया, इस किताब में जो है शेरोकिन ने बताए थे 3 टाइप के सिद्धांत होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। तो इन्होंने क्या क्या बोला है, अगर हम बात करते हैं शेरोकिन के अकॉर्डिंग, कोई बताना चाहेगा शेरोकिन के 3 चीज़ ऐसे कौन कौन से हैं? सर, एक तो चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। ओके, चलिए। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को मतलब संस्कृति के ऊपर आधारित बताया, संस्कृति के परिवर्तन, इसलिए संस्कृति को 3 भागों में इन्होंने सही बताया है। अभी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इनका कहना था कि एक भावनात्मक चेतना जो है सामाजिक परिवर्तन, एक चेतनात्मक सामाजिक परिवर्तन, एक आदर्शात्मक सामाजिक परिवर्तन। वेरी गुड। और इस तरीके से इन्होंने 3 टाइप के, भावनात्मक में भावना, भौतिक, नैतिकता, धर्म, आत्मा, ईश्वर आदि को जोड़ा, आध्यात्मिक चीज़ें था। चेतना में संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति के विपरीत मूल्य और विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसमें नैतिकता और परंपराओं को महत्व दिया जाता है। इस तरीके के शब्दों में इन्होंने जिक्र किया। आदर्शात्मक संस्कृति में इन्होंने बेसिकली कहा कि चेतनात्मक संस्कृति के बीच एक स्थिति ऐसी भी आती है जो दोनों संस्कृतियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। इसे शेरोकिन ने आदर्शात्मक संस्कृति का नाम दे दिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न बना था, शायद MPPSC का ही था, आप लोगों ने वैसे सभी लोगों ने दे के आया भी होगा, है ना? इन्हीं में से आपको आइडेंटिफाई करनी थी शेरोकिन का नाम से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। शेरोकिन का ही उदाहरण है कि पेंडुलम का गतिशीलता का सिद्धांत इसी में आएगा ना? किस में? पेंडुलम घड़ी जो होता है उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया था ना, ये समझाने के लिए, परिवर्तन समझाने के लिए। ये पूछा गया है UGC नेट में सर। पेपर 1 पेपर 2 में तो ये मतलब उन्होंने कहा था ना कि जिस तरीके से पेंडुलम घड़ी रहती है ना, उसका एक छोर से दूसरे छोर में वो तो भाई देखो, परिवर्तन वो होता तो सही रहता है। पेंडुलम घड़ी की मतलब बात आप सही कह रहे हो। सामाजिक परिवर्तन मतलब मैं समझ गया कि मतलब वही होगा, सही है ये बात। क्या ये UGC के पेपर में सोशल वर्क में आया हुआ था प्रश्न? सर पढ़ा हुआ है, मेरा आया हुआ है। अच्छा जी। इसी का है कि स्पेंसर का, मैं तो कंफ्यूज हूँ। पेंडुलम तो इसका नहीं है भाई, मेरे समझ से भाई। अभी आप कुछ मत सोचिएगा इसके पेंडुलम को लेकर, देखेंगे अगर कोई मिलेगा आगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, पेंडुलम ऐसा मैंने सुना नहीं था। अगस्ट काम्टे के बारे में बात करते हैं। काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव बौद्धिक विकास को जोड़ा है। ठीक है, तो ये था अगस्ट काम्टे। देखिए आज हम लोगों ने लगभग थोड़ा सा मैंने मंद गति से चला है, ठीक है, और आराम से चला है। तो आज की क्लास इतना ही रखिए। 2 दिन में इसको PDF समाप्त कर दूंगा। ये 2-3 पॉइंट आपके समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रह गई। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग।